नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा दक्षिण की। चुनावी मौसम है, हमने बहुत बातें की हैं, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, लेकिन तेलंगाना में भी तो चुनाव हो रहे हैं। और तेलंगाना में 30 नवंबर को 119 सीटों पर मत का इजहार किया जाने वाला है। कल चुनावी शोर, चुनावी प्रचार, औपचारिक चुनावी प्रचार खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले वहां स्थिति क्या है? और हम जो उत्तर भारत में रहते हैं, हिंदी भाषी लोग, तेलंगाना की राजनीति के बारे में थोड़ा कम ही वाकफियत रखते हैं, कम ही जानकारी रखते हैं। लेकिन बहुत ही रोचक, बहुत ही दिलचस्प है वहां का राजनीतिक समीकरण। इसकी एक वानगी आपको देता हूं। एक पुरानी कहावत है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। लेकिन 2004 और 2009 में जो केंद्र में सरकारें बनी, यूपीए की सरकार बनी, मनमोहन सिंह मुख्य प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस की अगुवाई की यह सरकार थी, तो वहां पर रास्ता जो दिल्ली की गद्दी का था वो दरअसल हैदराबाद होकर गुजरा था। तब कांग्रेस के दिग्गज थे वाईएसआर, 29 सीटें एक बार और 33 सीटें एक बार जीती। और सबसे बड़ा पुट किसी राज्य का था सरकार बनाने में कांग्रेस की अगुवाई वाली, तो वो था आंध्र प्रदेश। और कांग्रेस ने जो वहां पर मनमुटाव हुआ, वाईएसआर का देहांत हो गया था, उनका स्वर्गवास हुआ, दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद कांग्रेस ने एक दांव खेला, राजनीतिक रणनीति बनाई कि आंध्रा को दो हिस्सों में बांट देते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और दोनों ही राज्यों पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत, ठीक उलट। कांग्रेस ने तेलंगाना बनाया और 10 साल से लगातार वहां पर के चंद्रशेखर राव की सरकार है। वो भी तेलंगाना के लिए बहुत प्रदर्शन किए, बहुत आंदोलन किए। और वो दरअसल, अगर मैं दक्षिण भारत की राजनीति की बात करूं, एमजी रामचंद्रन, जिन्होंने एआईएडीएमके नाम की पार्टी बनाई, और वो अकेले वाहिद शख्स थे पूरे दक्षिण भारत में कि लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बने, 77 से 87 तक, जब उनका देहांत हुआ लंबी बीमारी के चलते। तो क्या केसीआर एमजीआर की राह पर चल पड़े हैं कि तीसरी बार वो सत्ता पर काबिज होंगे? कांग्रेस टक्कर दे रही है, ताल ठोक रही है जोरदार तरीके से, भूल सुधार भी किए हैं। और भूल किस तरह की भूल की गई कांग्रेस की तरफ से? 2014 में तेलंगाना बना, सरकार वहां बन गई टीआरएस, आज की तारीख में उसका नाम बीआरएस हो गया है। 3 साल तक कोई रैली नहीं की कांग्रेस ने, नदारद थी, गायब थी। लेकिन अब जोर आजमाइश की जा रही है, और इस जोर आजमाइश में एक और दिलचस्प राजनीतिक खेल हो रहा है। यहां अब मैं बीजेपी को लेकर आता हूं, समझिएगा, बहुत ही दिलचस्प है। बीजेपी का परचम लहरा रहा है देश में, 2 बार लगातार केंद्र में सरकार, भारी बहुमत के साथ। लेकिन आज की एक हकीकत यह भी है, और बीजेपी के लिए एक कड़वी हकीकत है, कि दक्षिण भारत जो है, यानी कि साउथ ऑफ इंडियाज, वो दरअसल बीजेपी मुक्त हो चुका है। बीजेपी की अब कोई सरकार नहीं। कर्नाटक में भी सरकार चली गई, तेलंगाना में वो ताल ठोक रहे हैं। तेलंगाना में उनके खाते सीट तो आई थी सिर्फ एक 2018 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में वो 4 सीटें, लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही थी। 17 वहां पर लोकसभा सीटें हैं, 4 बीजेपी जीती थी। तो अब बीजेपी भी वहां पर जोर लगा रही है, और इस जोर में कौन किसका यार है, इस पर एक राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मोदी जी के हैं 2 यार,
ओवैसी और केसीआर। केसीआर चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी दिल्ली में प्रधानमंत्री रहें और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने रहें। यह राहुल गांधी का आरोप है। उधर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस और केसीआर एक समान हैं, दोनों से रहो सावधान। अब कौन किसके साथ है? जानकार तो यह भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने शुरू में पूरा जोर लगाया, लेकिन बाद में वो जोर आजमाइश कम कर दी कि भाई हम ज्यादा जोर लगाएंगे, केसीआर कमजोर हो जाएंगे, कांग्रेस की सरकार ना बन जाए। तो किसी भी कीमत पर बीजेपी कांग्रेस की सरकार तो वहां नहीं बनना देना चाहेगी। केसीआर फिर भी चलेंगे। केसीआर इंडिया गठबंधन के भी हिस्सा नहीं है। यह एक और दिलचस्प पहलू है। और केसीआर की बेटी के कविता, उनका भी नाम वो जो एक्साइज घोटाला है, वो जो शराब घोटाला जिसमें मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह, उनके दो बड़े नेता जेल की हवा खा रहे हैं, नाम तो के कविता का भी उछला कि भाई वो साउथ कार्टेल है। पैसे को जो घुमाने का, वो जो चक्कर चलाने का खेल था, वो तो वहीं से हुआ। पर के कविता आराम आजाद घूम रही है। तो ये बीजेपी की कृपा भी है क्या? अब यारी में नाम ओवैसी का भी आ जाता है। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के मुखिया, फायरब्रांड नेता हैं, तीखी बात कहते हैं पर सच्ची बात भी होती है बहुत बहुत सारी। उनकी यारी केसीआर के साथ है, इसीलिए वो बीजेपी के बजाय कांग्रेस पर ज्यादा आक्रामक दिखाई देते हैं। बीजेपी से वो ध्रुवीकरण के या हिंदुत्व के सवाल नहीं पूछेंगे। राहुल गांधी से कहते हैं कि राहुल गांधी खुद सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं, एक्चुअल हिंदुत्व को फॉलो कर रहे हैं। जबकि अमित शाह ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और बीआरएस में डील हुई है। कांग्रेस यहां केसीआर को मुख्यमंत्री बनाएगी और केसीआर राहुल बाबा को वहां प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब कौन किसके साथ है, यह बड़ा दिलचस्प खेल है और इसमें 2024 की लड़ाई भी जुड़ी हुई है कि केसीआर को अभी हाथ ना लगाओ। क्या बीजेपी यह मानकर चल रही है रणनीति के तहत कि जरूरत पड़ी तो केसीआर, नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, ये लोग जो एनडीए का हिस्सा नहीं है और ना ही इंडिया का हिस्सा है, ये हमारे साथ रहे? तो इस सबके बीच भी फंसा हुआ है क्या तेलंगाना का खेल? और इसमें असदुद्दीन ओवैसी, जो ग्रेटर हैदराबाद इलाका है, 8 विधानसभा सीटें हैं, बीआरएस के साथ मिलकर 2018 में लड़े थे, साथ AIMIM इस इलाके में जीत गई थी सीटें, एक बीआरएस के खाते में गई थी, यानी कि बाकियों का सुपड़ा साफ। लेकिन क्या मुस्लिम वोट बैंक 13% वोट बैंक है और 40 सीटें ऐसी हैं 119 में से जहां वो निर्णायक भूमिका में होते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो शिफ्ट कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ। ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये रेवड़ियों का जो सीजन चल रहा है और 55% से ज्यादा, बल्कि 60% के करीब तेलंगाना की जो जनता है वो किसानी से जुड़ी हुई है, तो किसानी का मुद्दा भी एक और बड़ा रोचक राजनीतिक संग्राम उस पर चल पड़ा है। और वो है, एक योजना है केसीआर ने ये 2018 से चला रखी है, रायथू बंधु योजना। रायथू मतलब किसान, किसान बंधु है। और इसमें किसान को प्रति एकड़ 5,000 रुपए दिए जाते हैं, साल में 2 बार, यानी कि 10,000 रुपए। तो ये किसानों के लिए बड़ा अमाउंट है। जो बटाईदार हैं उनको नहीं, टेनेंट्स को नहीं दिए जाते, जिसके नाम जमीन है उसको दिए जाते हैं। आपके पास 1,000 एकड़ हो तो भी पैसे मिलेंगे, प्रति एकड़ 5,000, और 1 एकड़ के किसान है तो 5,000 मिलेंगे। ये एक बड़ी त्रुटि भी है। अब केसीआर कह रहे हैं नहीं, इसको मैं ठीक करूंगा, पर खेल कहां हुआ? इसकी एक किस्त जानी थी और वो किस्त जाती है अक्टूबर से दिसंबर के
रबी और खरीफ अभी बुआई का समय आ गया, तो पैसे देने होते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, ये एक तरह की सब्सिडी है किसानों के लिए। तो जी चुनाव आयोग से इजाजत ले ली। 18 नवंबर को तारीख तय की गई कि हम इसे चुनाव से ठीक पहले आपको दे देंगे, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी कि नहीं, आपने उल्लंघन किया, आदर्श आचार संहिता चल रही है और हमने जो दिशा निर्देश दिए थे उनका पालन आपने नहीं किया है। और इसमें कहां चूक हुई चुनाव आयोग की निगाह में? जो उनके वित्त मंत्री हैं उन्होंने बाकायदा, टी हरीश राव चुनाव भी लड़ रहे हैं, स्टार प्रचारक की सूची में भी आते हैं, उन्होंने कहा कि देखिए पैसे आ जाएंगे, जब तक खाना खाओगे सुबह सुबह पैसे गिर जाएंगे। और ये जो कांग्रेस कह रही है, अब कांग्रेस किसानों को लुभाने के लिए 10,000 रुपए ये दे रहे थे, कांग्रेस कह रही है हम 15,000 रुपए देंगे और बटाईदारों को भी देंगे। तो उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस 15 कह रही है, हमारी सरकार फिर से आने दो तो हम 16,000 देंगे। अब चुनाव आयोग ने पाया कि भाई ये तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो गया, नहीं अभी नहीं दे सकते। इस पर भी बीआरएस कांग्रेस पर हमलावर है कि कांग्रेस ने ज्यादा आपत्ति जताई। केंद्र में सरकार बीजेपी की है और चुनाव आयोग, जब प्रधानमंत्री मोदी ये घोषणा कर देते हैं और चुनावी मौसम है, वो ठीक है इन 5 राज्यों से जुड़ी नहीं, पूरे देश के लिए थी, पर उन्होंने ऐलान किया कि भाई 5 किलो मुफ्त अनाज अब 31 दिसंबर 2028 तक दिया जाएगा और साथ में जो किसान सम्मान निधि है 2,000 रुपए की किस्त हर 4 महीने में जो जाती है वो इसी महीने जारी की गई। तो केंद्र जारी कर सकता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर सकता है, पर राज्य सरकार नहीं कर सकती। यह भी अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प पेच है। तो आज यही परतें हम थोड़ा सा खोलेंगे, चर्चा करने वाले हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप क्या शक्ल अख्तियार कर रहे हैं उसकी एक बानी। कांग्रेस केसीआर एक समान, दोनों से रहो सावधान। बीजेपी ही बढ़ाएगी तेलंगाना का मान। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की कार्बन कॉपी है। बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम एक है। मोदी जी के हैं 2 यार, ओवैसी और केसीआर। केसीआर नरेंद्र मोदी को दिल्ली में मदद करता है, मैंने अपनी आंखों से लोकसभा में देखा। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता, बीआरएस जो शुरू में टीआरएस नाम से बनी थी ये पार्टी, उसके संस्थापकों में से एक वरिष्ठ नेता हैं रशीद शरीफ, एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता असीम वकार, और 2 वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। आशुतोष सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो रशीद शरीफ साहब, अब रायतू बंधु योजना के तहत पैसे तो नहीं दे पाएंगे, पर इसका ठीकरा आप कांग्रेस पर क्यों फोड़ रहे हैं? ये रोक तो चुनाव आयोग ने लगाई, या केंद्र सरकार भी हम कह सकते हैं, उसकी तरफ से यह कदम है और आपका निशाना कांग्रेस पर। बिल्कुल सर, कांग्रेस पर इस वजह से निशाना है क्योंकि टारगेट ही भी ये लोग ऐसा बीआरएस को बनाए हुए। आज रेतु बंधु ले या फार्मर्स को जो पेमेंट मिल रहा है 5,000 और 5,000 10,000 जो आज से नहीं मिल रहा है, तकरीबन जमाने से मिल रहा है लोग। अब इलेक्शन की वजह से अगर थोड़ी रोक लगी है तो आगे साफ हो जाएगा, आगे साफ हो जाएगा। पर 3 तारीख को सरकार किसकी बनती है ये तो साफ तब हो पाएगा ना।
कौन क्या देता है? अब कांग्रेस 15,000 देने की बात कर रही है, आप 16,000 देने की बात कर रहे हैं, और राहू के तहत वो तो 18,000 तक की भी बात कर रही है बीजेपी। सर यहाँ की पब्लिक जानती है, कांग्रेस को भी जानती है, बीजेपी को भी जानती है और बीआरएस को भी जानती है। और बीआरएस का जो तालमेल पब्लिक से है, यहाँ पे जो बीआरएस का तालमेल, जो पब्लिक के जो काम जो बीआरएस की है, वो पब्लिक का दिल जीत चुकी है। आप कितने भी कोशिश कर ले कि भाई 500 का सिलेंडर कर देंगे, हम है सो रेतु बंधु में पैसा इतना बढ़ा देंगे, 16,000 उन्होंने दे रहे हैं, 18, ये सब चलने वाला नहीं है सर। यहाँ पे बीआरएस को, केसीआर साहब को यहाँ की पब्लिक बहुत अच्छी खरीद से जानती है। और जितने भी, खासकर मैं माइनॉरिटी से ताल्लुक है मेरा, आज है सो जितना भी माइनॉरिटी में हमारी बीआरएस गवर्नमेंट, केसीआर साहब जो साथ दिए है, आज तक कोई कांग्रेस की हुकूमत कितनी थी सर यहाँ पे? सालों साल थी, तकरीबन 50 कांग्रेस ने ही राज्य बनाया, ये तो आप मानेंगे, राज्य कांग्रेस ने बनाया, यही तो बात कहती घूम रही है प्रियंका गांधी वाड्रा। मजबूर होके बनाए साहब, केसीआर साहब अपनी जान पे खेल के तेलंगाना मजबूर कर दिए कि तेलंगाना देने के लिए। आज यहाँ पे अगर एजुकेशन से पहले आप देखेंगे या तेलंगाना बनने से पहले देखेंगे कि यहाँ के हालात क्या थे, हर आदमी चाह रहा था कि तेलंगाना बनना, क्योंकि जितने भी हमारे राइट थे वो आंध्रा को चले जा रहे थे। इस वजह से हर कोई चाह रहे थे। केसीआर साहब बीआरएस जो काम किए वो तो किए, साथ में जो पब्लिक सपोर्ट किए वो बहुत, मैं उन लोग को ऐसा बहुत ही हर तरीके से है तो उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, थैंक यू बोलना चाहूंगा। केसीआर किसके यार हैं? बीजेपी के, ओवैसी के, कांग्रेस के? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं, राहुल गांधी कहते हैं कि जी ये तो केसीआर ओवैसी की यारी है और बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। अमित शाह कहते हैं कि नहीं नहीं, राहुल गांधी केसीआर को मुख्यमंत्री बनवाना चाहते हैं और केसीआर राहुल को प्रधानमंत्री बनाएंगे। थोड़ा इसको साफ कीजिए ना। बिल्कुल सर, यहाँ पे हमारा ताल्लुक बीजेपी से नहीं है, हमारा ताल्लुक कांग्रेस से नहीं है। ये लोग ये बोल के, जैसा कि अभी बीजेपी का भी सुन रहा था, कांग्रेस का भी सुन रहा था, उनके 2 यार, इनके 2 यार, ये केसीआर पब्लिक का यार है। ये बीजेपी का केसीआर है सो या कांग्रेस का केसीआर यार नहीं है, पब्लिक का यार है। बीजेपी ये यहाँ की तेलंगानी आवाम का यार है, हिंदू मुसलमान का यार है केसीआर। आज दिल से चाहते सर वो लोग। आज मैं पार्टी में तकरीबन 14 साल हो गया मेरे को, मैं हैदराबाद एमपी लड़ा तो हूँ। आप जब से बीआरएस आई, टीआरएस आई, उसके बाद बीआरएस हुई, कुछ यारी तो केंद्र सरकार से भी है ना, बीजेपी से भी है। वो आम आदमी पार्टी के 2 नेता, वो आबकारी घोटाले में, शराब घोटाले के नाम से मीडिया जिसको बताता है, उसमें पहले मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह जेल में है। नाम तो केसीआर की सुपुत्री के कविता का भी आया। सदन काटल की बात थी कि सारी मनी ट्रेल तो चली तेलंगाना से, के कविता पर हाथ नहीं डालती ईडी ना केंद्र सरकार। यहां पर भी तो कुछ यारी होगी ना। केंद्र सरकार किसको यारी, किसके साथ यारी बताने को, किसको दबाने की कोशिश नहीं कर रही। आज हर पार्टी परेशान है, ईडी से परेशान है, पता नहीं किसके घर पे कब क्या आ जाएगा। आज यही वजह है इन लोगों की, जो बीजेपी जो आपको तो अभयदान मिला हुआ है ना, बीआरएस के नेताओं को तो अभयदान दे रखा है, वहां पर ईडी की निगाह नहीं आ रही। तो इसमें कुछ कहानी छिपी है क्या? अगर कहानी हो तो ये यहाँ पे मंजर आम हो सकती थी। अगर जब आप वाकई अगर कोई इन्वॉल्व है उसमें, तो आप जाहिर करिए, आप बताइए कि भाई कौन है इसमें, बताइए आपके पास क्या है, बताइए क्या प्रूफ है आपके पास, क्यों छुपा के रखे? आपके पास ही खोट है। यह केंद्र सरकार के पास ही अगर खुला है तो बता दीजिए। आप अगर हमारे पार्टी से कोई, किसी का कोई ताल्लुक है ये चीज से, आप बिल्कुल जाहिर कर दीजिए कि भाई देखो ये हमारे पास ये चीजें हैं, लिहाजा इन्वॉल्व है। ऐसा तो आप कुछ करेंगे नहीं, खाली ईडी भेज के डराते जाएंगे, ईडी भेज के डराते जाएंगे। अब कहाँ होने वाला है ऐसा खेल? ईडी नहीं भेज रहे ना, 1-2 बार समन हुए के कविता को दिल्ली बुलाया, बात खत्म हो गई, बाकियों को जेल में डाल दिया गया कि जी कोऑपरेट नहीं कर रहे। कई पार्टी की बात कर रहा हूँ सर, आज हर पार्टी परेशान है इन लोगों से। हर पार्टी परेशान है, हर रीजनल पार्टी परेशान है। सिर्फ इनका काम ही है लोगों को दबाना, अपना उल्लू सीधा करना।
तो महेश वर्मा दबा रहे हैं या अभयदान दे रहे हैं? बीआरएस के जरिए 2024 की रणनीति को भी साधा जा रहा है कि एक घटक, संभावित घटक हैं, इनके साथ प्यार मोहब्बत से ही बात की जाए। महेश वर्मा, सवाल आपसे था। कांग्रेस के लोगों का इस तरह का एक राजनीतिक दिवालियापन ही मैं कहूंगा कि अभी हाल तक के कविता को लेकर जिस तरह से ये पक्ष ले रहे थे कि भाई जिस तरह का हाय तौबा मचाए हुए थे कि देखिए क्या ईडी जो है गलत कर रही है, आप सारे स्टेटमेंट निकालिए और देखिए, पता चल जाएगा कि केसीआर के पक्ष में किस तरह से खड़े थे और किस तरह से ये लोग उनका नाम लेकर और उनकी पार्टी का नाम लेकर इंडिया के घटक दल बताकर और किस तरह से ये पूरे देश में ढोल बजा रहे थे। और आज नाटक और नौटंकी जो है चुनाव के लिए जो है किस तरह से इनकी मतलब 360 डिग्री पे ये आकर और किस तरह के बोल बोलने शुरू कर दिए, ये तो मतलब भगवान ही मालिक है। और दूसरा कि जो आपने बात कही संदीप भाई कि ये जग जाहिर है कि 2014 से लेके प्रियंका जी आज कह रही हैं कि भाई हमने तेलंगाना राज्य का निर्माण किया, तो स्वाभाविक है कि आपको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए था, आपको सत्ता में आना चाहिए था, लेकिन वहाँ की जनता आपके ऊपर 0.1% भी विश्वास नहीं करती। तो ये तो बीजेपी पर भी लागू होता है आपकी ना? अच्छी स्थिति जो है ये बीजेपी पर भी लागू होता है। आपकी कितनी सीट आई 2018 क्या आप में? देखिएगा, बीजेपी तो शून्य एक सीट आई, कांग्रेस 19 और 21 तो ले आई। एक सीट 2019 में हम लोकसभा में क्या लेकर आए? 4 सीट। किसी से छिपा है? हाँ, हम भाई तो इलेक्शन बताते में हैं हमने जो क्या है। जीता, हमारा आधार क्या था? तेलंगाना। भाई आप जो बताते हैं वो अपनी जगह है। 1000 किलोमीटर का प्रजा संग्राम यात्रा किसने करी? भारतीय जनता पार्टी ने करी। सत्ता विरोधी लहर, भ्रष्टाचार विरोधी लहर, और 10 विधायक जो है कांग्रेस के छिटक के कहां गए? केसीआर के पास। सांसद किसके गए? कांग्रेस के गए। आपकी लड़ाई तेलंगाना में किसके साथ है? बीआरएस के साथ है कि उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं? महेश भाई, आपकी लड़ाई तेलंगाना में किसके साथ है? नंबर 1 आपका राइवल कौन है? बीआरएस है कि कांग्रेस है? हमारा नंबर 1 अगर कोई, देखिए हमारा वहां पे कांग्रेस से क्या लड़ाई है जिसकी कोई अभी मतलब जिसकी जमीन दरक चुकी है, खिसक चुकी है, जो छटपटा रही है, अटपटा रही है और लंपट तरीके से जो है अपनी बात को रख रही है। कोई तार्किक तरीके से बात रखनी चाहिए, कोई ये लंपट तरीका क्या होता है? कहने और ये लंपट तरीका क्या होता है और तार्किक तरीका क्या होता है? ये होता है कि जो मन में आए वो बक दो, जो मन में आए वो बोल दो, जो दिमाग में आए वो किसी के बारे में कुछ भी कह दो, कहीं से कहीं किसी को कनेक्ट करके और किसी को बदनाम कर दो। ये होता है लंपट तरीका। एक योगी आदित्यनाथ थे आज तेलंगाना में। अभी कुछ देर पहले बयान आया कि हमारी सरकार बनी तो बुलडोजर चलेगा। के कविता कह रही हैं कि भाई तेलंगाना के लोगों को बुलडोजर नहीं चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, कार चाहिए। कार उनका सिंबल भी है। हाँ, तो इसमें अगर कविता जी को ये लग रहा है कि वो ट्रैक्टर और कार दे सकती थी, तो शराब की बात उनके साथ कैसे चिपक गई? तो उन पर इतनी दरियादिली क्यों दिखा दी? उनको जेल में क्यों नहीं डाला गया? कचहरी में भी गई। अरे वो सदन कातिल है, कातिल वाले दरियादिली दिखाई संदीप, जहां से मनी लॉन्ड्रिंग करने में लगे हुए हैं। अच्छा, अभी तो आपने ये भी नहीं, अभी आपने ये भी कह दिया कि चुनाव आयोग ने जिस पे पाबंदी लगाई वो केंद्र सरकार की वजह से लगाई। कमाल की बात है, चुनाव आयोग कोई निर्णय भाई राजनीतिक जो आरोप लग रहे हैं उनके आधार पर ये मेरा सवाल नहीं है। किसान सम्मान निधि में 2000 रुपए की किस्त दे दी जाए पूरे देश में, कोई दिक्कत नहीं, पर इधर दिक्कत हो जाती है। उसका भी एडवर्टाइजमेंट हुआ था। सवाल मेरा ये था, तो आप चुनाव आयोग, हाँ, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पे आप सवाल खड़ा करिए, मुझे समझ में आता है। उसके लिए मैं यहाँ कोई सफाई नहीं उसमें कोई दबाव नहीं होता। चुनाव आयोग के जो प्रवक्ता होंगे वो बताएंगे कि आप ऐसे सवाल दबाव सर नहीं होता। हम ये कह रहे हैं, ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं महेश भाई कि बीजेपी पूरा जोर नहीं लगा रही। सुनिए ना, कि बीजेपी थोड़ा जोर शुरू में लगाया तेलंगाना में, फिर देखा कि ज्यादा जोर लगा देंगे कहीं कांग्रेस को फायदा ना हो जाए। ये बौखलाहट है। अच्छा, ये बौखलाहट है? अरे नहीं, ये तो राजनीतिक बौखलाहट का नतीजा है कि हमसे ठीक है रोहन गुप्ता, आप बौखलाए, एक सेकेंड, आप और आपके नेता राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं कि मोदी जी के 2 यार ओवैसी और केसीआर कि भाई ये आपस में मिली भगत करके कांग्रेस के खिलाफ एक त्रिकोण बना लिया है।
ये बौखलाहट है क्या? संदीप जी, पहली बात तो जो तेलंगाना में चल रहा है, क्योंकि मैं यहाँ 3 महीने से हूँ, आपके स्क्रीन पे एक कार्ड दिखाई दे रहा होगा, ये शादी हो चुकी है बीआरएस और बीजेपी की, और एआई में भी साथ में उनके साथ जुड़ चुके हैं। और ये क्यों कहा जा रहा है, उसके पीछे रीजन है। देखिए, एक होता है कि चुनावी आप बात करें और दूसरा होता है लॉजिकल हम बात करें। जब सेंट्रल में बीजेपी के नोटबंदी की बात हो या जीएसटी की बात हो, हर जगह पे हमेशा बीआरएस ने उनका समर्थन किया, और सामने बीजेपी ने भी अपनी जो ये शादी हुई है उसका धर्म निभाते हुए, जो कविता का लिकर कांड में नाम आया, जहां पे आम आदमी पार्टी के 2 नेता जेल में हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है, चार्जशीट हो जाती है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने सही कहा, उनके यहां पे प्रेसिडेंट को भी बदला गया। जो या दलित की बात कर रहे हैं उनको बदला गया, प्रेसिडेंट को बदल दिया गया, जिससे बीजेपी का फायदा कांग्रेस को ना मिले। बीजेपी को जानबूझ के बाई इलेक्शन में जीतने के बाद भी कमजोर किया गया, कि जिससे बीआरएस मजबूत बने और कांग्रेस से टक्कर ले। इस प्यार को क्या नाम दूं, एक गाना था। तो मुझे लगता है तेलंगाना, मुझे सरप्राइज हो रहा है कि इतना प्यार इनका है कि बीजेपी ने अपने आप को फना करके बीआरएस को बचाने का काम किया है। और तो ये मैं नहीं कह रहा, किसी को भी तेलंगाना, कांग्रेस की हट, कांग्रेस का का दम्भ और गुरूर भी, उसकी भी चर्चा करनी जरूरी हो जाती है ना। जो चाहे वो नवीन पटनायक हो, चाहे जगनमोहन रेड्डी हो, और अब जो केसीआर की आप बात कर रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। और जो इंडिया गठबंधन के भी हिस्सा हैं, आज की एक और बड़ी खबर आपने देखी होगी, वीपी सिंह की मूर्ति का अनावरण हुआ चेन्नई में, तो एमके स्टालिन ने अखिलेश यादव को बुलाया, बाकी कोई बुलाया ही नहीं, और तीसरे मोर्चे की बातें होने लगी हैं। तो इसमें कांग्रेस को अपने अंदर खाने भी तो झांकना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है संदीप जी, नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए, जहां पे जो लोग भी बीजेपी से खुल के लड़ने को तैयार हैं, उनका स्वागत है। आपने इनकी बात की, इनके जब मन में ही खोट है तो कहां से इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे? जो बीजेपी का समर्थन करते हो नेशनल लेवल पे, बीजेपी जिनको बचाती हो, ओवैसी थोड़ा करते हैं बीजेपी का समर्थन। अगर जिस कविता जी पर ओवैसी कहां करते हैं? करते ही हैं, आप बता रहा हूं कैसे करते हैं। जो ओवैसी जी पूरे देश में 50 से 60 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, वो उनके होम राज्य में सिर्फ 7 पे लड़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज संदीप जी, जहां पे उनका मुख्यालय है गोशा महल, वहां पे बीजेपी खड़ी, बीजेपी का एमएलए है, वहां पे ओवैसी खड़े नहीं होते हैं। तो इससे बड़ा प्यार क्या है? आज ओवैसी जी पे कोई रेड नहीं होती है। ओवैसी जी दूसरे राज्यों में जहां जहां लड़ते हैं, बिहार में लड़े, बीजेपी को फायदा करवाया, गुजरात में लड़े, वहां पे फायदा कराया, तो ये भी इनके साथ ही है। तो ये जो मुद्दा, ये जनता, तो मतलब आप कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी घोटाला कर रहे हैं, घपला कर रहे हैं, कि उन पे रेड नहीं होती? रेड तो वहां होगी जहां पर कुछ आशंका होगी घोटाले की, गड़बड़ झाले की। अरे संदीप जी, नहीं, रेड वहां पे होती है जो बीजेपी का विरोधी होता है, और कोई रूल नहीं है। जो सारे देशद्रोही है वो बीजेपी के खिलाफ है। रेड होने का पैमाना घोटाला होना नहीं है संदीप जी, आप तो जानते हैं। रेड होने का घोटाला है बीजेपी के खिलाफ होना, और जो बीजेपी के खिलाफ है। और देखिए, राज्यों के जो चुनाव हुए, आप राजस्थान देखिए, छत्तीसगढ़ में आपने भी महादेव ऐप की डिबेट की थी। अब क्या लिख के आ गया, उसने कहा कि नहीं जी, मैं ये बोला ही नहीं था। हाँ, दबाव में बुलवाया गया। जहां जहां पे भी एजेंसी जो यूज हुई है, जो बीजेपी, बिल्कुल वो आपके सामने है। चुनाव चला गया, जिस दिन चुनाव था उस दिन इश्यू को उन्होंने उछाला, जैसे ही चुनाव चला गया वो इश्यू पीछे चला गया। रायतू बंधु योजना पर रोक लगवाने में आप इतने सक्रिय क्यों थे? अभी महेश ने कहा कि मैंने तो केंद्र सरकार का भी जी आपने बिल्कुल नहीं, क्यों जिक्र कर लगाएंगे? दिया, पर बीआरएस आप पर आरोप लगा रही है। बिल्कुल नहीं, बीआरएस की मजबूरी है, क्योंकि उनको अपना बचाव करना जरूरी है। आज बीआरएस ने जिस प्रकार से उनके हरीश राव ने मार्केटिंग करने का प्रयास किया, उसका खामियाजा तेलंगाना की सारी जनता भुगत रही है। उनको चुनाव जीतना था, उनकी मजबूरी थी। आज अगर रायतू बंधु नॉर्मल स्कीम थी तो कब से ये पैसा चला जाना चाहिए था। पहले तो पैसे को उन्होंने डिले किया कि चुनाव के आजू बाजू देंगे तो हमको फायदा होगा, फिर चुनावी फायदा उठाने का प्रयास किया क्योंकि मजबूरी थी। उनको मालूम था कालेश्वरम जैसा घोटाला 1 लाख करोड़ का करने के बाद सिर्फ एक परिवार का विकास हुआ है। ये गाड़ी पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो चुकी थी, उनकी मजबूरी थी ये उछालना, और इसी ने पकड़ के उनका जो बाकायदा स्टेटमेंट को कोट करके इसी ने ऑर्डर किया है। तो कांग्रेस बिल्कुल अलग थलग है, मतलब बीआरएस से भी टक्कर है, ओवैसी से भी टक्कर है, और बीजेपी से भी।
बिल्कुल, यहां पे एक ही मामला है, तीन तिगाड़ा, तेलंगाना का काम बिगाड़ा। ये तीनों मिलके तेलंगाना की जनता भविष्य खराब करने का प्रयास कर रहे थे। तेलंगाना की जनता समझ गई और इसीलिए तीन मिलके भी लड़ रहे, फिर भी कांग्रेस बड़ी बहुमति से जीत रही। आज ठीक इन्होंने है। इसी असीम को जो वकार, एक statement मिनट दिया एक है, मिनट, उसके clear असीम सामने वकार, लिखा है। ये बताइए, मतलब आप और केसीआर हैं मोदी जी के यार, बीजेपी के यार, याराना चल रहा है। अच्छा, बड़ा कमाल देखिए कि जो आरोप लगा रहा, अरे सर सुनिए तो, हाँ जो आरोप लगा रहा है वो खुद आरएसएस की गोद में पैदा होकर बड़ा हुआ। मतलब खूबसूरती देखिए आप, हाँ। और मतलब अकलमंदी देखिए कांग्रेस की कि पूरी भारत की जनता को ये लोग अंधा और बहरा समझते हैं। रेवंता रेड्डी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आरएसएस की गोद में पैदा हुए, आरएसएस की गोद में खेल कर बड़े हुए, और आज आरएसएस का आदमी जो है वो ओवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट कहता है। अजय राय उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आरएसएस के जन्म उनका आरएसएस में हुआ, आरएसएस की गोद में बड़े हुए, खेले, पहला चुनाव बीजेपी से लड़े, और उसके बाद में वो प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद किसको, तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं। नाना पटोले महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष, आरएसएस के पैदाइश, आरएसएस के खेल कर बड़े हुए, और कांग्रेस पार्टी जो है वो ओवैसी साहब पे आरोप लगा रही है। नहीं, ये तो ओवैसी साहब भी तो कह रहे हैं ना, असीम वकार, असदुद्दीन ओवैसी खुद भी तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं करते, वो एक्चुअल हिंदुत्व कर रहे हैं। तो जो ये आप चीजें गिनवा रहे हैं वो तो ओवैसी साहब भी कह रहे हैं, पर वो किसके साथ हैं? ज्यादा हमलावर वो राहुल गांधी पर दिखते हैं बीजेपी के बजाय। भाई राहुल गांधी जब खुद ही सामने खड़े होकर मुकाबला कर रहे हैं और बुरा भला कह रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो किससे लड़ा जाएगा जब डायरेक्ट राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं? राहुल गांधी ने सीधा सीधा कहा कि क्योंकि बीआरएस और एमआईएम एक साथ हैं और बीआरएस बीजेपी के बिल को सपोर्ट करती है, लोकसभा में बीजेपी के बिल को सपोर्ट करती है। देखिए कांग्रेस ने कहा कि बीआरएस ने बीजेपी के सरकार के बिल को सपोर्ट किया, इसलिए ये बीजेपी के साथ है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं संदीप भाई, बढ़िया पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, ट्रिपल तलाक बिल, यूएपीए बिल, जीएसटी का बिल, और न जाने कितने कांग्रेस ने सपोर्ट किए बीजेपी के लोकसभा में। तो कितने पैसे लिए कांग्रेस ने बीजेपी से? पूरे देश भर में 50-50 सीटों पर चुनाव लड़ लेते हैं। तेलंगाना जहां पर पार्टी पैदा हुई, खड़ी हुई, वहां 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपका जहां हेडक्वार्टर्स है वहां बीजेपी का विधायक खड़ा होता है, जीतता है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? सर आप तो बड़े पत्रकार हैं, आपको तो पूरी जानकारी के साथ आना चाहिए था। गोशा महल की जो विधानसभा है वहां बीआरएस के कैंडिडेट को एमआईएम सपोर्ट कर रही है। 2014 में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को एमआईएम ने सपोर्ट किया था गोशा महल में। 18 में गोशा महल में कैंडिडेट बीआरएस को एमआईएम ने सपोर्ट किया था। मालूम है मुझे, समझिएगा आप। अरे असीम भाई, जहां हेडक्वार्टर्स है वहां अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। मैं उसमें थोड़ा सा असमंजस में आ गया। जहां हेडक्वार्टर होंगे वहां तो सबसे बड़ी ताल ठोकेंगे ना। असीम भाई, ऑडियो में दिक्कत आ रही है। देखिए फोन ऑडियो उठा सके तो असीम भाई का। नहीं, आपके ऑडियो में दिक्कत है, मैं फिर से आऊंगा। ये तकनीकी कोई दिक्कत आ गई है। पर आशुतोष, ये याराना जो चल रहा है, ये यारी, ये क्या कहती है? ये क्या यारी है? तेलंगाना में ये रोचक खेल है। हर कोई कह रहा है तुम उसके यार हो। कौन किसका यार है? अब देखिए संदीप, मुझे तो ये यारबाजी आती नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं कि कौन किसका यार है, कौन किसका यार नहीं। मैं कॉन्स्पिरेसी थियरी में यकीन करता नहीं। हाँ,
बेसिक बात यह कि आज की तारीख में तेलंगाना का जो चुनाव है बहुत दिलचस्प चुनाव है, और ये तेलंगाना के इस चुनाव में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी जो आज से 7-8 महीने पहले तक बहुत मजबूत दावेदार, कम से कम नंबर 2 पोजीशन के लिए थी असेंबली को लेके, वो आज की तारीख में नंबर 2 पोजीशन पे वहां है नहीं, और वो पीछे हट गई है। दूसरी बात ये बहुत ही दिलचस्प है कि जो पॉलिटिकल पार्टी, मैं एमआईएम के बारे में बात कर रहा हूं, जो पॉलिटिकल पार्टी अपने प्रदेश के अंदर सिर्फ 2.71% वोट लेकर आती है, मुसलमानों की रहनुमाई की बात करती है, पूरे तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी 12.57% है, उस पार्टी को डिस्प्रपोर्शनेट कवरेज पूरे देश के अंदर मिलती है, जो अपने ही प्रदेश के अंदर जो है वो 7 से 8 से ज्यादा 9 से ज्यादा सीट पे चुनाव नहीं लड़ती है। इस पॉलिटिक्स को हमें समझना पड़ेगा कि क्यों एमआईएम को इतनी ज्यादा प्रमुखता किस वजह से मिलती है। अगर वो मुसलमानों की रहनुमाई करते हैं तो फिर 12.13% वोट मुसलमानों का तो उनको मिलना चाहिए, कम से कम पूरे तेलंगाना में। और सीटें भी 50-60 सीटें तो लड़ेंगे ना आप। 100 और आपका घर है, 119 सीटें तेलंगाना के अंदर आती है, आप लड़ते या तो 7 सीट पे या 8 सीट पे या 9 सीट के ऊपर। ये कौन सी पॉलिटिक्स है, ये समझने की जरूरत। और उसके बाद आप तेलंगाना में चुनाव में तो कम लड़ते हैं, लेकिन आप बिहार के अंदर आप सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, यूपी में लड़ते हैं, महाराष्ट्र के अंदर लड़ते हैं। तो जो पार्टी अपने ही प्रदेश के अंदर मजबूत नहीं है, जो अपने ही प्रदेश के अंदर मुसलमानों की रहनुमाई नहीं करती है या लीडरशिप नहीं ले पाती है, उसको इतना कवरेज क्यों मिलता है और बीआरएस उसके साथ क्यों है, यह महत्वपूर्ण सवाल है। और मुझे लगता है कि इस चुनाव के अंदर जो चीज अब उभर कर सामने आ गई है, कहीं ना कहीं मुस्लिम तबका जो है वो एमआईएम से थोड़ा सा खफा दिखाई पड़ता है। अगर वो खफा दिखाई पड़ता है और कांग्रेस की तरफ अगर जाता हुआ दिखता है, अगर ऐसा संभव है तो फिर बीआरएस के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है और एमआईएम के लिए भी मुश्किल होने वाली है। पर इसमें बीजेपी क्या फंस गई है इस खेल में? वो ताकत लगा रही थी, अब थोड़ा वो बैकफुट पर खेलती दिख रही है। पर हम पूरे दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत तो पूरा बीजेपी मुक्त हो चुका है। तो ऐसे में क्या ये रणनीति बैकफायर भी कर सकती है, या ये एक बड़ा दांव बीजेपी खेल रही है 24 को निगाह में रखते हुए? नहीं, मैं संदीप, मैं ये नहीं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में बीजेपी मुक्त हो गई, क्योंकि कर्नाटक के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन मतलब सरकारें नहीं है, अच्छा और बहुत बीजेपी मुक्त का मतलब सरकारें नहीं है वहां। सरकार नहीं है, और लेकिन उसके बावजूद भी 36% नोट आज की तारीख विधानसभा के चुनाव में है, जो बीजेपी का विधानसभा के चुनाव में अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन है। जहां तक तेलंगाना का प्रश्न है, मुझे लगता है तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक के बाद एक ब्लंडर किए हैं। अगर उन्होंने पहली बात तो लिकर पॉलिसी में के कविता के नाम आना नहीं चाहिए, और अगर आया था तो उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए थी। अगर आपने गिरफ्तारी नहीं की तो जाहिर सी बात है एक परसेप्शन बहुत मजबूती के साथ बना कि वहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी की बीआरएस के साथ कोई साठगांठ है। कि आप मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेते हो, आप संजय सिंह को गिरफ्तार कर लेते हो, आप विजय नायर को गिरफ्तार कर लेते हो, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लेते हो, लेकिन आप कोई कविता को गिरफ्तार नहीं करते, जबकि कई बार आपने नोटिस दिया, कई बार उनसे पूछताछ की। तो ये संदेह बनता है, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी, और इसीलिए कांग्रेस वो शादी के कार्ड भी छपवा रही है। आप कैसे देख रहे हैं तेलंगाना की लड़ाई? देखिए, तेलंगाना की कहानी जो 6 महीने पहले थी उससे पूरी तरीके से बदल चुकी है, और हम सब लोग जानते हैं क्यों बदली। ये कोई अब रहस्य नहीं है। दिन रात एबीपी के मंच पर और दूसरे तमाम मीडिया मंचों पर इसकी चर्चा हो रही है कि तेलंगाना में चल क्या रहा है। केसीआर के इस वक्त दोनों हाथों में लड्डू हैं। एक लड्डू का नाम है बीजेपी और एक लड्डू का नाम है एमआईएम, मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन। अब ये जो हो रहा है, कांग्रेस ने बहुत सावधानी से, बड़ी रणनीतिक कुशलता से ये पूरा चुनाव लड़ा है। देखिए, केसीआर ने वायदा किया था कि अगर तेलंगाना बना तो किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे। 2 बार खुद मुख्यमंत्री बन गए। भारतीय जनता पार्टी दावा ने ये वायदा कर रही है कि वो पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन जो उनके पिछड़े नेता थे बंडी संजय कुमार, उनको उन्होंने तेलंगाना से हटा के केंद्र में ले गए। वो बहुत महत्वपूर्ण बड़ी पिछड़ी जाति के नेता हैं वहां पर। और इसलिए मैं मानता हूं कि भाजपा के और वो मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने एक विशेष डिक्लेरेशन वहां पे दिया है, वो किसी और पार्टी ने नहीं दिया है। तो कांग्रेस जो फोकस दे रही है वो पिछड़ों के ऊपर फोकस दे रही है, दलितों के ऊपर फोकस दे रही है, और मुसलमानों को फोकस दे रही है। मुस्लिम डिक्लेरेशन वो करती है कांग्रेस पार्टी, और ओवैसी कह रहे हैं ये सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं, ये पक्का हिंदू है, ये एक्चुअल हिंदू है। देखिए, ओवैसी जी तो बहुत नहीं, ओवैसी जी बिल्कुल बचाव की लड़ाई लड़ रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी बचाव की लड़ाई लड़ रही है। आप सोचिए, जो कुछ कहा जा रहा है वो इस खबर को गलत साबित करने के लिए कहा जा रहा है कि उनका केसीआर के साथ में पर्दे के पीछे गठजोड़ है। तो केसीआर एमजीआर कर सकते हैं, हैट्रिक मार देंगे सत्ता में बहुत आने मुश्किल है। देखिए, ये तीसरा मौका उनके लिए था, लेकिन आप हमारा जो सर्वे है यशवंत देशमुख का, वो उस सर्वे ने शुरू में बताया था कि पूरे इन सब जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी केसीआर के खिलाफ है। एक मुख्यमंत्री के तौर पे उनके खिलाफ 50% ज्यादा। और ऐसे में ये रायतू बंधु योजना पर रोक लग जाना, क्या ये बड़ा झटका साबित हो सकता है? निश्चित रूप से बड़ा झटका साबित होगा। देखिए, ये जिस बेचैनी जब पार्टी विचलित होती है उसमें बेचैनियां होती हैं, तो वैसी ही गलती करता है जैसे उनके वित्त मंत्री ने गलती की है। भाई 60 लाख कृषक हैं जी, जिनमें ये पैसा बटना था, 7,350 करोड़। देखिए, अभी दिन में मैं उसका जिक्र कर चुका हूं, जो किसान सम्मान निधि का केंद्र सरकार चुनाव आयोग ने उसके ऊपर तो रोक लगाई नहीं लगाई, जबकि वो उसको ही खास तौर से देर की गई उसमें लाने में। अब यहां भी जो किया गया उसके ऊपर उन्होंने रोक लगा दी उसके ऊपर। तो अब देखने की बात यह है कि केसीआर अब इस पूरे दबाव से कैसे निपटेंगे। उन्हें तीसरी बार वापस आना उनके लिए बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो चुनाव हार जाएंगे या कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन कांग्रेस जितने जबरदस्त तरीके से वहां चुनाव लड़ रही है वो बिल्कुल तेलंगाना के इतिहास के लिए एक नई और अनोखी बात है। यहां पर रशीद साहब, अब आप सब लोगों से एक एक लाइन का जवाब चाहूंगा। आप जाहिर सी बात है कहेंगे बीआरएस लगातार तीसरी बार सरकार बना रही है, कितनी सीट जीत रहे हैं? सर मैं तो बताऊंगा कि 80 से ऊपर सीट जीत रहे हैं सर बीआरएस, क्योंकि यहाँ पे जो माहौल बना हुआ है, जो अभी सुन रहा था मैं, कांग्रेस का माहौल ऐसा कुछ नहीं है। 50 साल मौका दिए हम लोग कांग्रेस को, वैसा कोई अभी देखिए आप, माइनॉरिटी बजट जो है 2200 करोड़ रुपए, कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकी है सर हमारे बारे में। आज तो 80 से ऊपर सीटें जीत रहे हैं आप। महेश भाई, बीजेपी कितने सीटों की ताल ठोक रही है? देखिए संदीप भाई, सीट की बात नहीं है, बात यह है कि वहाँ जो है, जो वहाँ सत्ता है, उस सत्ता के खिलाफ सबसे बड़ी लकीर किसने खींची है, उसको सबसे ज्यादा सीट मिलेगी। वो सीटें तो बताते हैं ना आप, अब की बार 200 पार, अब की बार 150 पार। इस सत्ता के शासक से स्वाभाविक है कि अगर आप नारा गढ़ रहे हैं तो उसके पीछे कोई न कोई आपका मतलब अस्तित्व है। ऐसे हवा में पर नहीं आप कंफर्टेबल हैं, आप ये कह रहे हैं। रोहन गुप्ता, कितनी सीटें जीत रहे हैं? 75 प्लस। और उसका कारण है, जो भाजपा प्रवक्ता ने आपने पूछा, एक सवाल पूछा, उन्होंने बोला, सही बोला कि जो सत्ता के खिलाफ ईमानदारी से लड़ेगा तेलंगाना उसी को अपना जो है प्यार देगा, और तेलंगाना बदलाव चाहती है। अगर तेलंगाना बदलाव तभी ला पाएगी जब कांग्रेस को वोट होगा, क्योंकि बीजेपी को वोट देना है, एमआईएम को वोट देना, वो बीआरएस को वोट देना है। आप 75 पार कह रहे हैं, 10 सेकंड में। भाजपा ने खुद ही पूछवाया था तेलंगाना की जनता से, अपने लोगों को भेज के, कि क्या स्थिति है। लोगों ने उनसे सवाल पूछा, कविता को गिरफ्तार क्यों नहीं किया और बंडी संजय कुमार को क्यों हटाया। भाजपा के लोग उसका जवाब नहीं दे पाए। तो खैर सवाल ऐसे हैं जो भाजपा इनका जवाब दे पाने में असमर्थ है। तो वो जवाब 30 तारीख को तेलंगाना की जनता देगी, और उसका जो जवाब है उसके आंकड़े हमारे सामने 3 तारीख को, 3 दिसंबर को आ जाएंगे। जनता किसे सही मायने में अपना यार मानती है, फैसला हो जाएगा। बात हो रही है तेलंगाना की, तेलंगाना में कौन किसका यार और जनता किसे यार मान रही है। ढेरों हमें जवाब मिले हैं। भूपेंद्र सिंह देवरिया यूपी के रहने वाले हैं, वो कह रहे हैं कोई जनता का यार नहीं है, सब कुर्सी के यार हैं। मैं इत्तेफाक रखता हूं आपकी इस बात से। और वी रवि आदिलाबाद तेलंगाना वासी हैं, वो कहते हैं गरीब किसानों तक मदद तो पहुंच ही नहीं पाती, अमीर फायदा उठा रहे हैं, पर राजनीतिक फायदा किसे मिलेगा 3 को पता चलेगा। आज इतना ही, नमस्कार।